तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं रसायन विज्ञान और उसके अंतर्गत 12th के अंतर्गत आने वाला टॉपिक जिसका नाम है विद्युत रसायन। और इस विद्युत रसायन के अंतर्गत आज हम एक ऐसा टॉपिक देने जा रहे हैं जिसके जो इतिहास की यदि हम बात करें, बैक की यदि बात करें, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को वही नहीं पता होता है कि ये टॉपिक बनाया ही क्यों गया है। सबसे पहली बात तो ये। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि विद्युत रसायन में आपने इसके पहले देखा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था आपने, मानक अपचन विभव भी ज्ञात करने का तरीका पढ़ा हमने, और आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो भी अपचन विभव ही ज्ञात करने की मेथड है। लेकिन बात ये आती है कि जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज किया गया, उसके द्वारा सब कुछ ज्ञात कर चुके हैं, तो फिर आखिरकार इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जो अपचन विभव ज्ञात किए जाते थे, क्या उसकी सहायता से जो सेल विभव ज्ञात किया जाता था, क्या वो गलत आता था? या ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से एक नए कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ी? तो उसी पे आज हमारी चर्चा है। आज हमारा स्पेशल टॉपिक जो स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है नष्ट समीकरण। ठीक, ननस्ट समीकरण। अब बात आती है समीकरण क्या है, ये बात का मैटर है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, किस बात को यह समीकरण बताना चाहता है। फिर हम देखेंगे समीकरण और देखेंगे उसके अनुप्रयोग। तो सबसे पहली कंडीशन यह है कि आपने इसके पहले ज्ञात किया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी सहायता से आपने ज्ञात किया है मानक अपचयन विभव। फिर आपने ज्ञात किया है इसकी सहायता से ई सेल, यानी किसी सेल का ईएमएफ। लेकिन इन सबको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक स्पेशल पॉइंट आपको पता हो कि जैसे आईयूपीएसी पद्धति होती है। आईयूपीएसी आप जानते क्या है? इंटरनेशनल ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ऐसे ही आप फिजिक्स में एसआई पद्धति पढ़ते हो, यूनिट्स के लिए दी गई है। एसआई पद्धति यानी इंटरनेशनल यूनिट पढ़ते हैं आप ही। अब बात आती है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया या मानक अपचयन विभव ज्ञात किया गया, तो आईयूपीएसी नियम में किसको इंपॉर्टेंस दिया गया है? क्योंकि यहां दो कंसेप्ट हैं, अपचयन विभव भी है और ऑक्सीकरण विभव भी है ना दोनों। इसमें से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मानक अपचयन विभव को किसने? आईयूपीएसी। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जब ये टॉपिक चलेगा तो जो पूरा बेस बनाया जाएगा वो कौन सा बनाया गया? मानक अपचयन विभव। और यही वो वजह है जिसकी वजह से श्रेणी को जब बनाया गया था, विद्युत रासायनिक श्रेणी को, तो किसको बेस बनाया गया? मानक अपचयन विभव। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर सभी देशों के वैज्ञानिकों का जो मानना था वो ये था कि इसको बेस बनाया जाए, और आज भी इंटरनेशनल लेवल पे यही बेस है। एक बात। दूसरी बात यह है, आखिर इस कंसेप्ट में क्या ऐसा रह गया जिसकी वजह से हमको एक नया तरीका लाना पड़ा। तब मैं बता दूं कि ये सारी चीजें किन परिस्थितियों में हैं? मानक। ये किन परिस्थितियों में है? मानक परिस्थितियों में है। इसका मतलब है कि ये चीजें आपने 25 सेल्सियस, 1 एटीएम और सांद्रता 1 मोलर सांद्रता, इस परिस्थिति में आपने ज्ञात किया है हर चीज। लेकिन इन परिस्थितियों के अलावा अगर ज्ञात करना हो किसी और कंसंट्रेशन, हमको 1 मोलर में नहीं ज्ञात करना है, तो कोई ऐसा तरीका पता चल जाए कि 1 मोलर में ज्ञात करना है तो भी आप कैपेबल हो, और 1 मोलर में नहीं करके किसी और सांद्रता में ज्ञात करना है तब भी आप अपचयन विभव, सेल विभव और साम्य स्थिरांक ज्ञात कर सकें, इनकी आवश्यकता पड़ी। और उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए विद्युत रसायन
कि इतिहास के पन्नों में एक नया टॉपिक इंक्लूड हुआ, और वो टॉपिक कौन था? नरनस्ट समीकरण। क्योंकि जो समीकरण पढ़ने जा रहे हैं, पहले पता तो हो कि वो आपको बताना क्या चाहता है। तो क्या क्या बताना चाहता है? किसी भी सांद्रता पर, है ना, मानक भी हो सकते हैं और मानक के अलावा किसी भी सांद्रता पर वो क्या ज्ञात करेंगे? उसमें अपचयन हो, सेल का ईएमएफ और साम्य स्थिरांक, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा साम्य स्थिरांक Kc, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए जब पढ़ा जाता है। ये तीनों बातें हम इसमें देखेंगे। तो अब हम अपना मेन पॉइंट पे आते हैं और ये देखते हैं कि आखिर नरनस्ट समीकरण है क्या। तब हम देखते हैं कि नरनस्ट समीकरण जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आप बनाएंगे ई। देखिए, नरनस्ट समीकरण में जब ये बात मान लिया गया आईपीसी ने कि मानक अपचयन विभव की बात हो रही है, मतलब एक ऐसी अभिक्रिया की कल्पना करना पड़ेगा जो कैसी हो? अपचयन क्रिया। अपचयन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है इलेक्ट्रोड या ले रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब पहले किस फॉर्म में होगा सोचकर देखें, Mn+। तो ये क्या होगा बताओ? एक्वस होगा कि नहीं? तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? N इलेक्ट्रॉन। लेने के बाद क्या बन जाएगा? ये M, और ये क्या कहलाएगा बोले? सॉलिड। ये बात ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए अगर एक नरनस्ट समीकरण लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? प्रूफ करके लाना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट है। अब देखिए, सबसे पहली बात आप ले ले ई। किसके लिए भैया? अपचयन अभिक्रिया को स्टैंडर्ड मान लिया ना उसने, अपचयन अभिक्रिया का एग्जांपल ले लिया ना मैंने, उसके लिए कैसे बनाया जाएगा वो देखना है। ई सेल निकालना है तो इसके लिए पहले यहां स्पष्ट कर ले आप Mn+ और ऑब्लिक क्या लिखा आपने? M, और ये क्या है? एक Q, और ये क्या है? इज इक्वल टू। अब आपको लेना है E नॉट, और ये एज इट इज Mn+ ऑब्लिक M, और ये हुआ S, ये हुआ AQ माइनस। देखिए, इसमें क्या करना है? किसी भी सांद्रता पर यदि आप ज्ञात करना चाहते हैं ईएमएफ, उसके लिए पहले किसकी जरूरत पड़ी आपको? मानक की। माइनस, अब यहां आएगा R कैपिटल T अपान स्मॉल n F, और ये होगा log 10 प्रोडक्ट अपान रिएजेंट। क्रियाफल ऊपर और क्रियाकारक, तो क्रियाफल जो है वो क्या होने यहां पे? ms, है ना, यहां पर ध्यान रखना क्रियाफल। तो ये होगा ms, और ये एक बड़े कोष्टक में रखना पड़ेगा क्योंकि उसकी सांद्रता को बताना पड़ेगा। और नीचे Mn+, और ये क्रियाफल है और ये क्रियाकारक है। इलेक्ट्रॉन को नहीं नोट किया जाता। अब बात को समझना यहां खास बात कि ठोस होते हैं, ठोस हेतु एक बात हमेशा याद रखना कि इसके लिए जो मोलर सांद्रता है उसकी वैल्यू ओनली कितनी आती है? तो इस वैल्यू को पुटअप कर देते हैं हम यहां पर। तब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होता है वो होता है Mn+ ऑब्लिक M, ये AQ और ये सॉलिड, इज इक्वल टू E0, बिल्कुल सेम, प्रदर्शन में कुछ भी कमी मत रखना, ये AQ और ये S छोटा कोष्टक अनिवार्य है, माइनस RT अपान NF log 10 1 अपान Mn+। ये बात ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि यही जो इक्वेशन है आपके सामने, यही नरनस्ट समीकरण है, लेकिन इसमें एक एक बात पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। ये क्या है? अपचयन विभव किन सांद्रताओं में? इन सांद्रताओं। ये क्या है? मानक अपचयन विभव किस में? ये कंडीशन में।
ये जो है वो इस कंडीशन में है और ये जो है वो इस कंडीशन, ये इस सांद्रता पे है और ये इस सांद्रता पे, ठीक है। अब बात आती है आर क्या है। आर है यहां गैस नियतांक, आर है यहां गैस नियतांक, जिसकी वैल्यू R इज इक्वल टू 8.314 होगी, ठीक। गैस नियतांक। अब बात आती टी। टी यहां क्या है, यह है परम ताप, ठीक। एफ देखो, एन क्या है, एन यहां पे जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एफ को आप कहेंगे फैराडे नियतांक, इसको कहा जाता है फैराडे नियतांक। इसकी जो वैल्यू है लगभग अप्रोक्सीमेटली एफ 96,400 कुछ होती है, तो 96,500, इसको अप्रोक्सीमेटली लगभग लहरा के बराबर बनाना है, मतलब आप लगभग बराबर बोलना चाह रहे हैं ये, ठीक है। अब इन वैल्यूज को जब जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से हम यहां पे पुटअप करेंगे। जिस टेम्परेचर पे जाना चाहते हैं वो टेम्परेचर लिखेंगे। आर की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है, एन यहां इस पूरे अपचयन की क्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं उसकी संख्या है, एफ यहां फैराडे नियतांक है और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 96,500। एमएस को हमने 1 क्यों माना है, क्योंकि ठोस के लिए मोलर सांद्रता 1 मानी जाती है। और ये एक समीकरण है आपका किसके नजरिए से, इस मानक, ये जो मानक नहीं, ओनली अपचयन विभव, यहां क्या हो रहा है, यानी अपचयन की क्रिया हेतु एक नर्स समीकरण है, तो अपचयन की क्रिया लिखा हमने, उसके लिए नर्स समीकरण लिखा, MS1 माना, और जितनी चीजें दिख रही हैं उसको हमने बताया कि वो कौन कौन सी चीजें क्या है। अब बात आती है इसमें, जैसे कि आर टी एन एफ ये अलग अलग है वैल्यू, एक निश्चित मान मानते हुए इनकी वैल्यू को पुट करके एक फाइनली हम सारांश निकालेंगे, ताकि हमें आगे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो और इसका भी कुछ कट पिट करके एक ऐसा मान आ जाए जो छोटा हो जाए, ठीक। तो पहले यहां तक कंफ्यूजन हो तो पहले वो क्लियर करें, फिर चलते हैं हम आगे। अब हम यहां ये देखते हैं थोड़ा सा कि वैल्यू पुटअप करते हैं। अब वैल्यू क्या है, देखिए आर बराबर तो आपके पास ये है, कितना मानेंगे आपको, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, उसकी यूनिट भी लिख लें। और फैराडे नियतांक है तो इसके लिए क्या आएगा, यूनिट मोल ही आता है। चलो अब हम एक काम करते हैं कि T बराबर कितना मान लें, 25 अंश सेल्सियस, बाकी सारी वैल्यूज दी हुई हैं, इन सारी वैल्यू को यहां रखकर कैलकुलेट करेंगे हम यहां, और कैलकुलेट करके इन सब का मान रख के, अच्छा यहां n का मान कितना आने वाला है बताओ, यहां के नजरिए से n का मान 2 आएगा भाई, सॉरी यहां n ही आएगा, यहां कितना आएगा, n ही आएगा। तो हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके एक्चुअल आंकिक रूप से परिणाम लाना हो तो कोई ना कोई इक्वेशन तो यहां दिया रहेगा, कॉपर है, जिंक है, एजी कुछ तो होगा, तो उसके लिए जैसे 2 3 4 जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको लिख लेंगे। तो अभी हम क्या लिख के चल रहे हैं, एन, या हम किसी एक एग्जांपल के लिए मान सकते हैं, हम कॉपर का एग्जांपल लेके चलें, उसके लिए सॉल्व कर लें, ये बेसिक क्लियर है पूरा। चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम यहां पर कि कॉपर डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये होगा ये सॉलिड है और ये क्या है, एक्वस है, ये बात क्लियर है पहले। अब इसके लिए अगर हम लेके चलते हैं तो T कितना ले लें, 25, N का मान कितना होगा 2, F का मान 96,500 और R का मान 8.314 जूल
प्रति मोल प्रति केल्विन। ये बात क्लियर पहले। अब इन सब वैल्यूज को कहां रखना है अपने को, मान लो इस पे। तो आओ पहले एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लें इसका, ये वाला, इसके आधार पे। ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम इज इक्वल टू ई जीरो एम एन। एम क्यों लिख रहे हैं भाई, जब कॉपर क्लिक कर रहे हैं अपन तो। अब कॉपर स्पेशल नाम ले लिए ना, मतलब वही होगा, लेकिन जहां जहां एम है उसके लिए ऐसे करना। ई और ये सी यू डबल प्लस ऑब्लिक इज इक्वल टू ई नॉट सी यू डबल प्लस ऑब्लिक माइनस आर की वैल्यू आप रखेंगे 8.314 गुणित टी। ये 25 क्या है आपके पास, अंश सेल्सियस है। इस 25 को आप लिख सकते हैं 298 केल्विन। तो अब यहां लिखेंगे 298 अपान लिखेंगे n, और n कितना है यहां पे, लीड संख्या 2 है। फिर बात आती है किसकी, f। f कितना है 96,500 इंटू, स्पेस कम है आप समझ जाएंगे क्या है यहां, ये इंटू log 1 अपान सी यू डबल प्लस कोई कंफ्यूजन, हाँ वो 10 है। यहां पे कोई कंफ्यूजन किसी को, ये जो इक्वेशन सिखाया गया है वही लिया है, पर हमने एक एग्जांपल ले लिया है किसका, कॉपर के लिए। तो ये कॉपर के लिए इक्वेशन बना, टी का मान रखना है आपको 25 अंश सेल्सियस यानी 298 केल्विन। 273 जोड़ दो अंश सेल्सियस में तो वो केल्विन बन जाता है। एन का मान 2, आर का मान स्टैंडर्ड है, एफ का मान सारा मान रखा हमने। चूंकि एम जो है धातु, उसके स्थान पे कॉपर का यूज हुआ है, इसलिए जहां जहां एम था वहां वहां कॉपर है। कॉपर के लिए ये इक्वेशन हुआ। अब इससे जब इतना कैलकुलेट करेंगे आप, वो कितना आएगा वो देखते हैं। तो ई सी यू डबल प्लस ऑब्लिक सी यू इज इक्वल टू ई नॉट सी यू डबल प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस, इसको लेंगे 0.059 इंटू यहां क्या होगा लॉग, ये अपान 2 है यहां पे, है ना, लॉग 1 अपान ये जो है आपके पास ये सी यू डबल प्लस, ये तो है, ये आपको प्राप्त हुआ। किसके लिए स्पेशली, ये स्पेशली प्राप्त हुआ आपको कॉपर के लिए, ये कॉपर के लिए। ऐसा ही यदि हम जिंक के लिए लाना चाहें तो क्या अंतर आएगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन ले मान लें, लेकिन अपचयन वाली बात है, ध्यान रखना। मोस्टली आपने पढ़ा है कि जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, लेकिन हमें क्या मानना है, मानक अपचयन को स्टैंडर्ड मान लिया यूपीएससी ने। अरे वो कुछ भी, भले ऑक्सीकरण ज्यादा होता होगा, पर हमको उसके ऑक्सीकरण से कोई लेना देना, हमको अपचयन को ही बेस बनाना है। तो ये एक इक्वेशन आपका किसके लिए बना, कॉपर। अगर मुझे जिंक के लिए बनाना होता तो मैं क्या करूंगा, यहां क्या आ जाएगा बोले, जिंक, 2 जिंक, सब कुछ वही, जहां जहां कॉपर है वहां वहां क्या आ जाएगा, जिंक। क्लियर है, उसकी जरूरत पड़ेगी आगे हमको। पर अगर जिंक के लिए प्रेजेंटेशन देना हो तो बिल्कुल सेम तरीके से हम दे सकते हैं, केवल कहां आएगा, कॉपर के स्थान पे जिंक आएगा। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट समीकरण लिख दूं जिंक के लिए, तो पहले यहां तक कोई कंफ्यूजन हो वो पहले क्लियर कर लें। अब यहां एक छोटी सी बात हो जाए, जैसे ये मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं। चलिए इस इक्वेशन को मैं फिर से वहां पे राइट डाउन कर देता हूं, वो देखें क्या है आपके पास, ई सी यू डबल प्लस ऑब्लिक सी यू इज इक्वल टू ई नॉट सी यू डबल प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस 0.059 बाय 2 log 10 1 अपान सी यू डबल प्लस। चलो यार थोड़ा और बेस्ट करना हो तो आप यहां कर सकते हैं इसको ए क्यू, इसको सॉलिड, ठीक, आपकी मर्जी है, बहुत जरूरी नहीं है ये, पर फिर भी कर लें जितना बेहतर।
तो ये जो इसका एंड आया मैंने वही लिखा है, इसे इक्वेशन नंबर हम 1 देते हैं। और यहां ये बताना चाहते हैं जब इतना कैलकुलेशन किया है हमने तो 2 से डिवाइड क्यों नहीं किए। 2 से मैंने इसलिए डिवाइड नहीं किया कि अलग अलग अपचयन अभिक्रियाओं में हो सकता है इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाए। देखो कैपिटल आर नहीं बदल सकता था, एफ नहीं बदल सकता था, टी नहीं बदलेगा 25 सेल्सियस, केवल बदलेगा तो कौन बदलेगा, भाई आप देख रहे हैं कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो एजी कभी होता, एजी सिल्वर, तो सिल्वर के ऊपर एक ही प्लस होता है ना, एजी प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एजी सॉलिड तो 1 होगा, तो फिर यहां 2 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आएगा। एल्यूमिनियम की अगर बात हो जाती तो एल ट्रिपल होता है, एल ट्रिपल प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन सॉलिड, तो वहां पे कितना रखोगे आप, 3। तो वो चेंजेबल है इसलिए मैंने उसे चेंज नहीं किया है। यहां पे सही मायने में आंसर में यहां पे क्या लाना है आपको, n। अगर मैंने उसको सॉल्व किया होता, कॉपर एग्जांपल नहीं लिया होता मैंने, तो मैं वहां नीचे क्या लिखता, 0.059 अपान n आता। अब चूंकि पर्टिकुलर कॉपर के लिए लिया है मैंने, इसलिए वहां कितना मान लिया, 2। अब यही बात अगर जिंक के लिए ले लेते हम, मान लो जिंक में डबल प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिंक सॉलिड बना। अब ये बताओ इसके लिए मुझे यदि यही समीकरण बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, स्वाभाविक सी बात है कि उसे बनाता मैं E, यहां क्या होता Zn डबल प्लस ऑब्लिक Zn, यहां होता E नॉट Zn डबल प्लस ऑब्लिक Zn माइनस 0.059 अपान 2 इंटू log 10 और 1 अपान अब होता है Zn डबल प्लस। कुछ भी चेंज नहीं है सिवाय कॉपर के स्थान पे क्या लिख दिया मैंने, जिंक। ये इक्वेशन नंबर बन गया आपके पास 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर जो 2 बना है उसमें अब इनमें से क्या कर सकते हैं, 2 क्लियर, इनको हमें घटाना होगा, इसको हम क्या करना पड़ेगा, और घटा करके क्या होगा, आपको पता है कि जब आपने ई सेल निकाला होगा तब आप क्या करते थे, ई कीथोड़ में से ई यूनिट, ऐसा ही तो करते रहे होंगे हम। तो ऐसी सिचुएशन में हम लेते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड। कैथोड कौन है, दोनों में कैथोड कौन होता था, कॉपर। तो यहां लें, कितना हुआ देखें, ई नॉट सी यू डबल प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस 0.059 अपान 2 log 10 1 अपान सी यू डबल माइनस, ये किसके लिए हुआ, अब किसके लिए लेना है, ये माइनस सिंबल लगा के एक बड़ा कोष्टक लगाओ। अब लिखें इसको ई 0 नॉट Zn डबल प्लस ऑब्लिक Zn माइनस, ये माइनस 0.059 बाय 2 log 10 1 अपान Zn डबल प्लस, स्क्रीन पे आ रहा है, यहां पर जो ये आ रहा है इसमें एक काम करते हैं, ये माइनस 0.059 बाई 2 log 10 1 अपान Zn डबल प्लस। और ये आने के बाद अब हम देखते हैं कि आगे क्या होगा, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तब E सेल इज इक्वल टू ई नॉट सी यू डबल प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस 0.059 बाय 2 log 10 1 अपान सी यू डबल प्लस माइनस से ये होगा E0
जेड एन डबल प्लस ऑब्लिक जेड एन माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 0.059/2 log 10 1/जेड एन डबल प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ई सेल इज इक्वल टू, ये देखो इन दोनों को अलग सेट कर दो, ये होगा आपके पास में E0 CU डबल प्लस ऑब्लिक CU माइनस E0 ZN डबल प्लस ऑब्लिक ZN, और इन दोनों में देखो ये जो बचा हुआ पार्ट है इसमें है 0.059/2 कॉमन है, लेकिन वो स्टेप प्लस में है और ये स्टेप किस में है, लेकिन ध्यान रखना मेन आंसर में आपको क्या लाना है, तो इसको तो पहले आप ऐसे कर दें, माइनस ही लेना है, तो जब माइनस करके 0.059/2 अगर कॉमन लेते हैं तब यहां बचेगा क्या, अंदर अंदर बचेगा लॉग, ये लॉग 10 कॉमन ही है 1/CU डबल प्लस, और यहां बचेगा फिर माइनस log 10 1/ZN डबल प्लस, ये इक्वेशन हुआ। ठीक, अब यहां आगे कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे कि यहां होगा ई सेल इज इक्वल टू, गौर से देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, E0 सेल लिख सकते हो, ई नॉट सेल, ठीक, मानक की स्थिति के लिए, माइनस 0.059/2 इज इक्वल टू log 10, अब ध्यान देखना माइनस 0.059/2, और ये क्या आएगा, यहां पर थोड़ा सा एक रूल्स फॉलो होगा, और वो रूल्स हम आपको बता दें कि यदि आपके पास में ऐसा हो कि log m माइनस log n है तो फार्मूला होता है log m/n, ये एक फार्मूला यूज होगा यहां पर, और वो यूज होगा तो फिर क्या होने वाला है हम देखें, वो यूज होगा तो log 1/CU डबल प्लस ये अपान 1/ZN डबल प्लस, अपने को पता है कि log m माइनस log n है तो होगा log m/n होगा, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो log में 1/CU प्लस माइनस 1/ZN प्लस है, तो CU प्लस कहां है, ऊपर, ZN प्लस नीचे। ठीक है, अब कैलकुलेट करें, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2, यहां पर आप देखें गणितीय रूप क्या होगा, यहां होगा 1/CU डबल प्लस इंटू, ये पलटता है गणित के नियम में, तो ये होगा ZN डबल प्लस अपान 1, ये आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/log, और यहां क्या होगा ZN डबल प्लस और CU डबल, बना, ये फाइनली आया है किसके लिए, ये आ गया स्पेशली किस सेल के लिए, वोल्टीय, जिसे आप डैनियल सेल के नाम से भी जानेंगे, डैनियल सेल, क्योंकि उसमें जिंक और कॉपर का यूज किया गया। तो आपने देखा है कि इसके पहले डैनियल सेल की पूरी क्रियाविधि पढ़े थे हमने, उसके लिए फाइनलाइज्ड आपके पास ये इक्वेशन प्राप्त हो चुका है। ये आप देखो ई सेल ज्ञात कर पा रहे हैं, पर कब,
किन सांद्रताओं पे, ये जो सांद्रता लिखी है, ब्रैकेट लगा मतलब उस सांद्रता को बताता है कि भाई जिंक की कितनी सांद्रता है, कॉपर की कितनी सांद्रता है। और अब हम ये देखेंगे कि इनके सांद्रताओं से, मतलब कॉपर और जिंक की सांद्रताओं से ई सेल को क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी किसकी सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत वाहक बल ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होगा, ये देखते हैं हम। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए अगर आपको इसका सॉल्व सही लाना है तो उसका सही टेक्निक बताता हूं। इसमें आप ऐसे आ जाओ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, इस माइनस को बना दो प्लस। अब सिर्फ प्लस बना दो मतलब मनमर्जी थोड़ी ना है, प्लस बना दो, बना दो। क्या होता है कि ये जो कंसेप्ट होता है, अगर ये ऊपर नीचे बदल जाए तो ऊपर कितनी घात आएगी, ऋण 1 की। जैसे कहीं अगर सिंपल गणित में 2/3 है, इसको क्या लिखो 3/2, तो उस पर कितने घात आ जाए, ऋण 1 की आएगी ना। वो ऋण 1 और लॉग के नियम में वो ऋण 1 आ जाएगा इधर बाहर, तो बना देगा प्लस। यानी इसको प्लस बनाऊंगा तो अंदर लेकिन क्या करना होगा, मुझे पलटना होगा, मतलब CU ये, और नीचे क्या आ गया बोलो, बिल्कुल। अब आप देखो कि ये तो स्थिर प्राप्त होगा, ई सेल का कॉपर वाली सांद्रता के साथ क्या संबंध है, समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उस डैनियल सेल में कॉपर की सांद्रता जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे CU डबल प्लस, ई सेल उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब यहां हुआ कि ई सेल समानुपाती है किसके सांद्रता के, कॉपर के सांद्रता के। कॉपर की सांद्रता ज्यादा है, ई सेल ज्यादा है, कम है, कम। जिंक के साथ उल्टा संबंध है भाई, जिंक के साथ संबंध क्या आ रहा है, ई सेल, क्योंकि वो चीज नीचे है, गौर से देखो, ये जिंक की सांद्रता बढ़ाओगे तो EMF क्या हो जाएगा, कम होगा यहां पे। दूसरी बात, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर वो चीज तो आप यहां से भी कर सकते थे, ई सेल का जिंक के साथ समानुपाती है और कॉपर के साथ उल्टा है, आपने ये सब किया क्यों, क्योंकि सामने क्या है, तो आपके सारे आंसर उल्टे आ जाएंगे। और जब सामने माइनस होता है, आप फिर सोच रहे हो उससे भी आंसर ला सकते थे आप, लेकिन माइनस होने की वजह से किसी 100 रुपए दिए, माइनस लगा दो सामने, वो बड़ा नहीं है, वो छोटा हो गया। माइनस होने से छोटी चीज बड़ी, बड़ी चीज छोटी। तो ये बात ध्यान रखना, इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, तो मैंने इसको पलटा के ऊपर ऋण 1 आया, वो बाहर आया, मैंने धन कर। धन में ऐसा नहीं सोचना पड़ता है। तो जो आपको ऊपर दिख रहा है समानुपाती संबंध है, नीचे दिख रहा है, यानी सारांश क्या हुआ, कॉपर की सांद्रता बढ़ाने पे EMF बढ़ेगा और जिंक की सांद्रता कम करने पे EMF कम होगा। जबकि ये कंसेप्ट और ये बात पूरे सेल को आप पढ़ चुके हैं, लेकिन नहीं है। जिसने केवल उन सेलों की क्रियाविधि कितनी भी पढ़ लिया हो, उससे ये बस पूछा जाए कि एक बात बताओ बोले, बेहतरीन सेल बनाना है और हमको ज्यादा से ज्यादा EMF ज्ञात करना है, तो कॉपर और जिंक की सांद्रता कैसी होनी चाहिए, कोई जवाब नहीं रहेगा उसके पास, तुक्का मार ले अलग बात है। लेकिन एग्जैक्ट आपने इस कंसेप्ट से सीखा है नर समीकरण से कि ऐसा नहीं है भाई, कॉपर की सांद्रता ज्यादा होना चाहिए और जिंक की सांद्रता कम हो। तो आपने देखा पहले की इक्वेशन पढ़ा, उसको हमने कॉपर के लिया, फिर हमने जिंक के लिया, ई सेल निकालने का प्रयास किए, समीकरण 1 में 2 को घटा के। हम अब ई सेल आ चुका है, ई सेल आने के बाद ये भी क्लियर। अच्छा, अब हमको देखना है इसी नर समीकरण से साम्य स्थिरांक कैसे लाया जाएगा। अगला अनुप्रयोग क्या है हमारा, साम्य स्थिरांक को कैसे लाएंगे। पहले यहां तक कवर ऑफ कर ले, फिर देखते हैं साम्य स्थिरांक की गणना। अब ये देखते हैं कि साम्य स्थिरांक की गणना कैसे होगी। अब बात को समझना, जब आप इस प्रकार से सेल बनाते हैं जिसमें यहां पे जिंक की क्षण है और ये किसकी क्षण है, ये कॉपर की क्षण है और ये जिंक की क्षण, इसके बीच में क्या जोड़ दिया गया, धारा मापी, और यहां आ गया क्या, लवण सेतु। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है कि जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, तो धारा इस दिशा में गति करती है, ये देख चुके हमने पहले भी। लेकिन आखिर कब तक ऐसा होगा, यहां साम्य स्थिरांक किसको कहेंगे, यहां इस बीच में
साम्य स्थिरांक होता है Kc। होगा ये कि यहां से इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे, पर क्या हमेशा लाइफ टाइम जाएंगे? उसकी भी एक वो होगी। तो जब जिंक की सांद्रता और कॉपर की सांद्रता चूंकि अलग अलग होती है विलयन में, जब दोनों की सांद्रता आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको कौन सा स्थिति कहेंगे हम? साम्य। तो साम्य की स्थिति में Kc कैसे निकालना है? तो ध्यान रखना, जिंक की जो सांद्रता है और जो कॉपर की सांद्रता है, इसका जो अनुपात है वो फिक्स हो जाएगा और वो होगा साम्य स्थिरांक। ठीक। अब अगर Kc हो जाएगा तो उस स्थिति में सेल का जो ईएमएफ होता है ई सेल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ई सेल कितना हो जाता है? और अगर ई सेल 0 हुआ तो यहां पे अगर गौर से देखें ये इक्वेशन में ई सेल, सॉरी 0 नहीं भैया, 1.1 वोल्ट होता है। डैनियल सेल के लिए जो ईएमएफ निकालते हो आप प्रैक्टिकल से, वो कितना आता है? 1.1। तो यहां पे ई सेल कितना हो जाएगा? ये 1. ई सेल, ई नॉट सेल, ये 0, 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, नहीं ये इसमें आना, Zn डबल प्लस आयन। अच्छा, इनकी जगह ही क्या लिखेंगे अपन? Kc। उसी की जगह क्या लिखेंगे हम? Kc लिखेंगे। और इसका क्या कर देंगे हम? पक्षांतर। तब हो जाएगा 0.059 अपॉन 2 लॉग Kc इज इक्वल टू 1. इसका तिर्यक गुणा कर दो, लॉग Kc इज इक्वल टू 1.1 इंटू 2 अपॉन 0.059। अब इससे जो कैलकुलेशन आना है वो आ जाएगा और वो वैल्यू होगी किसकी? लॉग। और चूंकि लॉग से Kc लाना है हमको, लॉग की जरूरत नहीं है, तब आप लेते हैं उसका क्या? एंटी लॉग। तो Kc इज इक्वल टू लॉग, और यहां जो भी कुछ आना है आएगा। इससे किसकी गणना हो गई आपकी? Kc की गणना। सिंपल। यानी इस इक्वेशन में किए क्या हो आपने पता है कि भाई यही साम्य स्थिरांक में क्या है? Kc। और ये Kc हो जाएगा तो यहां कितना हो जाएगा? ई सेल 0 हो जाएगा, लेकिन ये इसका मान कितना? 1.1। और आप देख रहे हैं सॉल्व करके कैसे Kc की गणना होगी। ये वाला जो पॉइंट आया अनुप्रयोग Kc की गणना तक के, मोस्टली अगर 12th क्लास से एमपी बोर्ड में खास करके बोले तो ये पूछता ही नहीं है। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो नया सिस्टम भी आया है वो ऑब्जेक्टिव शायद ना आएंगे, अब आएंगे डायरेक्ट खालिस्तान और सत्य असत्य बोलना। हाँ, एक रास्ता है, मतलब अभी एक रास्ता है ना। कोई काल्पनिक रूप से सोचे और कोई आके डैश डैश बता दे कि डैश 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 वाला सही है, बाकी वो तो फिर अपना काम तो हो गया। तो बोले गवर्नमेंट कितना भी फॉरवर्ड हो जाए हमारा काम हो जाएगा, और हमको भरोसा है अपने पे नहीं। हाँ, अब मैं क्यों बोलूं कि किस पे, लेकिन आपको पता है कि अपने आप से ज्यादा भरोसा किसी पे अगर है तो यहां पे क्लियर है। यहां पे ये हुआ तुम्हारा एक नन समीकरण क्या था, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या था, उसका मेन समीकरण क्या है, NFRT ये सब क्या है, इन वैल्यूज को रखने पे क्या प्राप्त हुआ। हमने कॉपर के लिए एग्जांपल लिया, जिंक के लिए लिया, फिर हमने दोनों को जोड़ करके ई सेल वाला बनाया। उनको बनाने से हमने देखा कि क्या मिला हमको, ये एक इक्वेशन आ गया था। इक्वेशन में हम सांद्रता के प्रभाव को पढ़ना चाहते थे तो माइनस को क्या बना दिए थे हमने, फिर यहां देखा कि कॉपर की सांद्रता ज्यादा होगी तो ई सेल ज्यादा और कम। तो ये देखने के बाद हमने साम्य स्थिरांक की बात की है। साम्य स्थिरांक की बात इसलिए करना पड़ा क्योंकि कॉपर और जिंक की सांद्रता अलग अलग होती है आयनों की, तो कभी ना कभी तो सांद्रता एक जैसी होती होगी, तब की स्थिति कौन सी कहलाएगी? साम्य। उस स्थिति में साम्य होगा तो साम्य स्थिरांक होगा, और साम्य स्थिरांक हो तो ज्ञात करेंगे। तो ये तरीका था ज्ञात करने का। तो उसके सारे पहलू हो चुके हैं ये नन समीकरण के।